चैप्टर 11 है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज. Minerals and power resources are the basis for the growth and development of industries in a country. Today, nations are driven by the desire to become industrially and technologically developed. In this chapter, we will know about the role played by important minerals and power resources on development. मिनरल्स और ऊर्जा संसाधन किसी भी देश में उद्योगों के विकास और वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. आजकल राष्ट्र इस उद्देश्य से प्रेरित है कि वे औद्योगिक और तकनीकी रूप से उन्नत बन सकें. इस अध्याय में हम जानेंगे कि महत्वपूर्ण खनिजों और ऊर्जा संसाधनों ने विकास में क्या भूमिका निभाई है. Minerals are the naturally occurring substances that have definite chemical composition. Important minerals have played of human civilization. Therefore, various stages of human development have been named after minerals, such as Stone Age, Copper Age, Brown Age, Iron Age. Their chemical composition may consist of one or more elements. खनिज वे प्राकृतिक रूप से उत्पन्न पदार्थ हैं जिनका रासायनिक संघटन केमिकल कॉम्पोजिशन निश्चित होता है. महत्वपूर्ण खनिजों ने मानव सभ्यता के विभिन्न चरणों में अहम भूमिका निभाई है. इसी कारण से मानव विकास के विभिन्न चरणों को खनिजों के नाम पर रखा गया है, जैसे पत्थर युग, स्टोन एज, तांबा युग, कॉपर एज, कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज और लोहा युग, आयरन एज. इनका रासायनिक संघटन एक या एक से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है. मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अर्थ सरफेस. दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया. Some of these areas might even be inaccessible, such as under Himalayan mountains or the Arctic Ocean belt. A mineral from which metal is obtained is called an ore. About 2,800 minerals have been identified so far. Deposits may remain unexploited for lack of favorable factors, for example, lack of transport and communication, lack of requisite technology, danger to ecology of the region or other similar conditions. खनिज पृथ्वी की सतह पर समान रूप से वितरित नहीं होते हैं. ये विशेष क्षेत्रों में संकेंद्रित होते हैं. कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो पहुंच से बाहर होते हैं, जैसे हिमालय पर्वत, हिमालयन माउंटेन्स के नीचे या आर्कटिक महासागर बेल्ट, आर्कटिक ओशन बेल्ट के नीचे. उस खनिज को जिससे धातु मेटल प्राप्त की जाती है उसे अयस्क ओरे कहा जाता है. अब तक लगभग 2,800 खनिजों की पहचान की जा चुकी है. खनिजों के भंडार डिपॉजिट्स बिना उपयोग के रह सकते हैं यदि कुछ अनुकूल कारक फेवरेबल फैक्टर्स न हो, जैसे परिवहन, ट्रांसपोर्ट और संचार कम्युनिकेशन की कमी, आवश्यक तकनीकी का अभाव, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी या क्षेत्र की पारिस्थितिकी इकोलॉजी को खतरा या अन्य इसी तरह की समस्याएं. Importance of minerals. Different kinds of products like the household utensils and fuel in our daily life, mineral resources have been exploited and used since prehistoric times. Copper was the first metal to be used. Later, the use of iron revolutionized the life of man. Modern industrial development depends upon the utilization of minerals. Minerals are vitamins of industry. Most minerals are inorganic substances. Coal and mineral oil are organic minerals and are found at places that have favorable conditions for their distribution on the Earth's surface. हमारी दैनिक जीवन में कई प्रकार के उत्पाद जैसे घरेलू बर्तन,
हाउसहोल्ड यूटेंसिल्स और ईंधन, फ्यूल, खनिज संसाधनों से प्राप्त होते हैं। प्राचीन समय से खनिज संसाधनों का उपयोग किया जाता रहा है। तांबा, कॉपर पहला धातु था जिसका उपयोग किया गया था। बाद में लोहा, आयरन का उपयोग ने मानव जीवन, लाइफ ऑफ मैन में क्रांति, रेवोल्यूशनाइज्ड ला दी। आधुनिक औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, खनिजों के उपयोग, यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल्स पर निर्भर करता है। खनिजों को इंडस्ट्री के वाइटामिन्स ऑफ इंडस्ट्री कहा जाता है। अधिकांश खनिज अजैविक, इनऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं। कोयला, कोल और खनिज तेल, मिनरल ऑयल, जैविक खनिज, ऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं और ये पृथ्वी की सतह पर उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां इनके वितरण के लिए अनुकूल परिस्थितियां, फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स। Some of the characteristics of minerals are: एक location, minerals are found in areas of active geological processes, for example, in the Chota Nagpur region of India. Geological processes operating beneath the ground have led to the accumulation of various mineral elements which can be commercially exploited. खनिज उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां सक्रिय भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं, जियोलॉजिकल प्रोसेसेस चल रही होती हैं। उदाहरण के लिए भारत के छोटा नागपुर क्षेत्र में भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं जो पृथ्वी की सतह के नीचे चल रही हैं, उन्होंने विभिन्न खनिज तत्वों, मिनरल एलिमेंट्स का संचय, अक्यूमुलेशन किया है जिन्हें व्यावसायिक रूप से शोषित, एक्सप्लॉइटेड किया जा सकता है। दो क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मिनरल्स, दे आर जनरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। खनिजों की मात्रा और गुणवत्ता आम तौर पर एक दूसरे के विपरीत अनुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। यानी जहां खनिज अधिक होते हैं वहां उनकी गुणवत्ता कम हो सकती है और जहां गुणवत्ता अधिक होती है वहां खनिजों की मात्रा कम हो सकती है। 3. प्लेस डिपॉजिट्स। देयर आर एल्यूवियल मिनरल डिपॉजिट्स or concentration which occur through small particles carried by rivers along with the other sediments. Placer deposits are chiefly found in the case of gold and platinum. वहाँ एल्यूवियल खनिज भंडार, एल्यूवियल मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं या संकेंद्रण, कंसंट्रेशन होते हैं जो नदियों द्वारा छोटी छोटी कणों के साथ अन्य अवसादों, सेडिमेंट्स के द्वारा ले जाए जाते हैं। प्लेसर भंडार, प्लेसर डिपॉजिट्स मुख्य रूप से सोने, गोल्ड और प्लैटिनम के मामले में पाए जाते हैं। 4. Ores, metallic minerals like iron and even gold occur in ores or in veins, beds, or seams parallel to enclosing rock. This makes exploitation commercially profitable. धात्विक खनिज जैसे लोहे, आयरन और यहाँ तक कि सोने, गोल्ड भी अयस्को ऑर्स में होते हैं जो कि चट्टानों, रॉक्स के समानांतर परतों, वेन्स, बेड्स और सीम्स में पाए जाते हैं। इससे व्यावसायिक रूप से शोषण, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, लाभकारी, प्रॉफिटेबल हो जाता है। 5. Uneven distribution. Minerals are dispersed and unevenly distributed. There are great variations between abundant and scanty deposits of minerals. खनिज फैले हुए होते हैं और असमान रूप से वितरित, unevenly distributed होते हैं। खनिजों के भंडार में बहुत अंतर, वेरिएशन होता है। कुछ स्थानों पर इनका भंडार बहुत अधिक होता है और कुछ स्थानों पर बहुत कम। क्लासिफिकेशन।
Different criteria are adopted for classification of minerals such as origin, use, physical and chemical characteristics as well as their ductility. Here, we shall use ductility as the basis of classification. Ductility means ability of a material to be stretched without being weakened. Based on ductility, minerals are classified into metallic and non-metallic minerals. खनिजों के वर्गीकरण के लिए विभिन्न मानदंड, क्राइटेरिया अपनाए जाते हैं, जैसे उत्पत्ति, ओरिजिन, उपयोग, यूज, भौतिक और रासायनिक गुण, फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी लचीलेपन, डक्टिलिटी की क्षमता। यहाँ हम लचीलेपन, डक्टिलिटी को वर्गीकरण के आधार के रूप में इस्तेमाल करेंगे। लचीलेपन का मतलब है किसी पदार्थ की यह क्षमता कि वह बिना कमजोर हुए खिंच, स्ट्रेच्ड सकता है। लचीलेपन के आधार पर खनिजों को धात्विक, मेटालिक और गैर धात्विक, नॉन मेटालिक खनिजों में वर्गीकृत किया जाता है। Both metallic and non-metallic minerals can be mined economically where their concentration is high. Some minerals also occur under ocean floor. They cannot be mined because of inaccessibility and high costs involved. Therefore, most minerals are put to use from land deposits. धात्विक और गैर धात्विक खनिज दोनों को तब आर्थिक रूप से खनन, माइंड किया जा सकता है जब उनका संकेंद्रण, कॉन्सेंट्रेशन उच्च होता है। कुछ खनिज समुद्र की सतह, ओशन फ्लोर के नीचे भी पाए जाते हैं, लेकिन वे खनन नहीं किए जा सकते क्योंकि वहां पहुंच, इनएक्सेसिबिलिटी मुश्किल होती है और इसमें उच्च लागत, हाई कॉस्ट्स शामिल होती है। इसलिए अधिकांश खनिजों का उपयोग भूमि जमा, लैंड डिपॉजिट्स से किया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। Space exploration in recent years have widened the scope of commercial extraction of minerals in all the three spheres of Earth: lithosphere, hydrosphere and atmosphere. The subject that deals with chemical composition of the Earth is called geochemistry. This subject is fast developing. It helps in extraction of useful minerals. The method of taking out minerals from rocks buried under the Earth's surface is known as mining. हाल के वर्षों में अंतरिक्ष अन्वेषण, स्पेस एक्सप्लोरेशन ने पृथ्वी के तीनों क्षेत्रों, लिथोस्फीयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर में खनिजों के व्यावसायिक निष्कर्षण, कमर्शियल एक्सट्रैक्शन के क्षेत्र को विस्तृत किया है। वह विषय जो पृथ्वी के रासायनिक संघटन, केमिकल कॉम्पोजिशन से संबंधित होता है, उसे भूरसायन, जियोकेमिस्ट्री कहा जाता है। यह विषय तेजी से विकसित हो रहा है और यह उपयोगी खनिजों के निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन में मदद करता है। खनिजों को पृथ्वी की सतह के नीचे दबे हुए चट्टानों, रॉक्स से बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन, माइनिंग कहा जाता है। A typical method of extraction of minerals is shown in the given figure. Mining. The method of mining used for taking out minerals from shallow depth near the surface of the earth is known as opencast mining. Deep bores are called shafts. Minerals are taken out from great depths through shaft mining. Petroleum and natural gas which occur in deep bores have to be extracted from deep wells. खनिजों को पृथ्वी की सतह के पास की उथली गहराई, shallow depth से निकालने के लिए जो खनन विधि प्रयोग की जाती है, उसे opencast mining कहा जाता है। गहरी खोदाई को शाफ्ट्स कहा जाता है। खनिजों को गहरी गहराई से शाफ्ट माइनिंग
के माध्यम से निकाला जाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, जो गहरे बोरों में पाई जाती हैं, उन्हें गहरे कुओं, डीप वेल्स से निकाला जाता है। 2. Drilling. The minerals which are extracted by boring deep wells have to be taken out by drilling. वह खनिज जो गहरे कुओं, डीप वेल्स में बोरिंग के द्वारा निकाले जाते हैं, उन्हें ड्रिलिंग के द्वारा बाहर निकाला जाता है। 3. Quarrying. The process is used near the surface of the earth by simply digging out or breaking rocks. यह प्रक्रिया पृथ्वी की सतह के पास खनिजों को निकालने के लिए प्रयोग की जाती है, जिसमें चट्टानों को खोदकर या तोड़कर बाहर निकाला जाता है। Any mining operation consists of 4 stages: prospecting, exploration, development and exploitation. Prospecting means surveying and searching for resources. Exploration means conducting the actual search for extraction and even deciding on the type of mining method like vertical shaft or horizontal tunnel. Development means establishing the necessary infrastructure for extraction of minerals on the earth's surface or beneath it. Prospecting का मतलब होता है संसाधनों, resources की खोज और सर्वेक्षण, surveying. इस चरण में खनिजों के भंडार, डिपॉजिट्स का अनुमान लगाया जाता है और संभावित स्थानों की पहचान की जाती है। अन्वेषण का मतलब होता है खनन के लिए वास्तविक खोज, एक्चुअल सर्च करना और यह निर्णय लेना कि खनिजों को निकालने के लिए कौन सी खनन विधि, माइनिंग मेथड, अपनाई जाएगी, जैसे कि वर्टिकल शाफ्ट या हॉरिजॉन्टल टनल। विकास का मतलब है खनिजों को निकालने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करना, चाहे वह पृथ्वी की सतह पर हो या उसके नीचे। इसमें खनन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए उपकरणों और संरचनाओं का निर्माण शामिल होता है। Exploitation involves commercial extraction of minerals. It is important to remember that commercial exploitation is based on accessibility and actual concentration of the mineral. It is for this reason that mining is restricted to areas where exploitation is commercially feasible. शोषण का मतलब होता है खनिजों का व्यावसायिक निष्कर्षण, कमर्शियल एक्सट्रैक्शन। यह महत्वपूर्ण है कि व्यावसायिक शोषण का आधार खनिज की पहुंच, एक्सेसिबिलिटी और वास्तविक संकेंद्रण, एक्चुअल कंसंट्रेशन पर आधारित होता है। इस कारण से खनन, माइनिंग केवल उन क्षेत्रों तक सीमित होता है जहां शोषण व्यावसायिक रूप से संभव, कमर्शियली फीजिबल होता है। अगर खनिज की सांद्रता कम हो या खनिज तक पहुंचना मुश्किल हो, तो खनन करना आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं होता। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। The distribution of minerals around the world highly uneven because of differences in geological formation. Silica, feldspar and quartz come from igneous rocks. Metallic minerals are generally found in the metamorphic rocks. Many others occur in the sedimentary rock strata. खनिजों का वितरण विश्व भर में अत्यधिक असमान, अनइवन होता है, क्योंकि यह भूवैज्ञानिक संरचना, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में विभिन्नताओं के कारण है। सिलिका, फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज आग्नेय चट्टानों, इग्नियस रॉक्स से प्राप्त होते हैं। धात्विक खनिज, मेटालिक मिनरल्स, सामान्यतः रूपांतरित चट्टानों, मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं। कई अन्य खनिज अवसादी चट्टानों, सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं।
The sedimentary rock formations of plains and young fold mountains may contain non-metallic minerals like limestone. Mineral fuels are also found in the sedimentary rocks. Therefore, region having sedimentary rock strata may have more fossil fuel deposits. Minerals are widely distributed in the following continents: मैदानों, प्लेन्स और युवा मोड़ पहाड़ियों, यंग फोल्ड माउंटेन्स की अवसादी चट्टानें जैसे चूना पत्थर, लाइमस्टोन, गैरधात्विक खनिजों, नॉन-मेटालिक मिनरल्स को समाहित कर सकती हैं। खनिज ईंधन, मिनरल फ्यूल्स भी अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। इसलिए जो क्षेत्र अवसादी चट्टान संरचनाओं, सेडिमेंट्री रॉक स्ट्राटा से बने होते हैं, वहां अधिक जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल के भंडार हो सकते हैं। खनिजों का वितरण विभिन्न महाद्वीपों, कॉन्टिनेंट्स में व्यापक रूप से फैला हुआ है। North America has rich deposits of minerals in Canadian Shield, the Great Lakes region and the Appalachian region. Some of the non-minerals in the continent are iron, ore, nickel, gold, uranium, coal, copper, lead and zinc. उत्तर अमेरिका में खनिजों के समृद्ध भंडार, रिच डिपॉजिट्स हैं, विशेष रूप से कनाडाई शील्ड, कैनेडियन शील्ड, ग्रेट लेक्स क्षेत्र, ग्रेट लेक्स रीजन और एपलाचियन क्षेत्र, एपलाचियन रीजन में। इस महाद्वीप में कुछ प्रमुख खनिजों में लौह अयस्क, आयरन ओरे, निकेल, सोना, गोल्ड, यूरेनियम, कोयला, कोल, तांबा, कॉपर, सीसा, लीड और जिंक शामिल हैं। South America has large deposits of gold, silver, zinc, chromium, manganese, bauxite, mica, platinum and diamond as well as mineral oil. दक्षिण अमेरिका में सोने, गोल्ड, चांदी, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका, प्लैटिनम, हीरा, डायमंड और खनिज तेल, मिनरल ऑयल के बड़े भंडार हैं। अफ्रीका is rich in diamond, gold and platinum. They are found in South Africa, Zimbabwe and Zaire. Mineral oil is found in Nigeria, Libya and Angola. Copper, iron ore, chromium and uranium are other minerals found in Africa. अफ्रीका हीरे, डायमंड्स, सोने, गोल्ड और प्लैटिनम के लिए प्रसिद्ध है, जो मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और में पाए जाते हैं। खनिज तेल, मिनरल ऑयल, नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। इसके अलावा तांबा, कॉपर, लौह अयस्क, आयरन ओरे, क्रोमियम और यूरेनियम भी अफ्रीका में पाए जाते हैं। Australia is the largest producer of bauxite in the world and leading producer of copper, lead, zinc and manganese. The Western Australian region of Kalgoorlie and Coolgardie are some promising areas. ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक है और तांबा, कॉपर, सीसा, लीड, जिंक और मैंगनीज का प्रमुख उत्पादक भी है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन रीजन के कालगुरली और कूलगार्डी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां खनिजों के भंडार बहुत आशाजनक, प्रॉमिसिंग हैं। Antarctica, the exploration of minerals is still in the process believed that it has. It is huge deposits of coal, iron ore, gold, silver and mineral oil.
एंटार्कटिका में खनिजों की खोज एक्सप्लोरेशन अभी भी जारी है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यहाँ कोयला, कोल, लौह अयस्क, आयरन ओरे, सोना, गोल्ड, चांदी, सिल्वर और खनिज तेल मिनरल ऑयल के विशाल भंडार हो सकते हैं। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेक्टेड मिनरल्स। Iron is the most important mineral in the world. It has hardness, strength and durability. It is the most common metallic element found in the Earth's crust. When the metal was first discovered around 1200 BC, it had led to rapid growth of kingdoms, empires and civilizations. Its earliest use was for making tools and weapons. लोहा, आयरन, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। इसमें कठोरता, हार्डनेस, मजबूती, स्ट्रेंथ और स्थायित्व, ड्यूरेबिलिटी होती है। यह पृथ्वी की पपड़ी, अर्थ्स क्रस्ट, में पाया जाने वाला सबसे सामान्य धात्विक तत्व, मेटालिक एलिमेंट है। जब इस धातु का पहली बार 1200 ईपू 1200 BC के आसपास पता चला था, तो इसने साम्राज्यों, किंगडम्स, साम्राज्य, एम्पायर्स और सभ्यताओं, सिविलाइजेशंस के तेजी से विकास में योगदान दिया। इसका पहला उपयोग औजार, टूल्स और शस्त्रों, वेपन्स को बनाने में हुआ था। Today it is widely used in the making of machines, in construction industry, railway, road transport, etc. Its three chief ores are hematite, containing 70% by weight, magnetite, containing 50 से 70% iron by weight and iron pyrite, a widespread sulfide mineral found in all types of rocks. There are also other varieties with metallic content of less than 30% which are not profitable to mine. आजकल लोहे का उपयोग मशीनों, मशीन्स, निर्माण उद्योग, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रेलवे, सड़क परिवहन, रोड ट्रांसपोर्ट आदि में व्यापक रूप से किया जाता है। इसके तीन प्रमुख अयस्क ऑर्स हैं। हीमेटाइट यह 70% आयरन के रूप में पाया जाता है। मैग्नेटाइट इसमें 50 से 70% आयरन पाया जाता है। आयरन पायराइट यह एक व्यापक रूप से पाया जाने वाला सल्फाइड खनिज, सल्फाइड मिनरल है जो सभी प्रकार की चट्टानों, रॉक्स में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य प्रकार भी होते हैं जिनमें धातु की सामग्री, मेटालिक कंटेंट 30% से कम होती है, जिन्हें खनन के लिए लाभकारी नहीं माना जाता। Iron ore resources are unevenly distributed among its leading producers like Ukraine, United States of America, Kazakhstan, Russia, China, Brazil, Australia and India. आयरन अयस्क, आयरन ओरे के संसाधन, रिसोर्सेस विश्व भर में असमान रूप से वितरित, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और इसके प्रमुख उत्पादक देशों में यूक्रेन, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कजाखस्तान, रूस, रशिया, चीन, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत, इंडिया शामिल हैं। Copper is the oldest metallic mineral mined during the Copper Age before the coming of the civilizations. It is a versatile metal known for its high conductivity. It is mostly used in the electrical industry, as copper wires are good conductors of electricity. Its main producing countries are Chile, United States of America, Canada, Zambia, Zaire, Russia, Kazakhstan, Georgia and Armenia. तांबा, कॉपर सबसे पुराना धात्विक खनिज है जिसे तांबे युग
कॉपर एज के दौरान खनन किया गया था, जो सभ्यताओं के आने से पहले था। यह एक बहुप्रकारी धातु वर्सटाइल मेटल है जो अपनी उच्च चालकता हाई कंडक्टिविटी के लिए जाना जाता है। इसका मुख्य उपयोग विद्युत उद्योग इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में होता है, क्योंकि तांबे की तारें कॉपर वायर्स बिजली के अच्छे चालक गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसके प्रमुख उत्पादक देशों में चिली, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, जाम्बिया, ज़ायरे, रूस, रशिया, कजाकिस्तान, जॉर्जिया और आर्मेनिया शामिल हैं। Bauxite, it is the ore from which aluminum is obtained. Aluminum is lightweight and preferred to iron in its usage. The major producers of bauxite are Jamaica, France, Australia and United States of America. बॉक्साइट वह अयस्क है जिससे एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम हल्का लाइटवेट होता है और इसके उपयोग में लोहे आयरन के मुकाबले इसे प्राथमिकता दी जाती है। बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक देश हैं जमाइका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। Distribution of mineral in India. The distribution of mineral resources in India is highly uneven. The distribution of metallic and non-metallic minerals in India are given below. भारत में खनिज संसाधनों का वितरण अत्यधिक असमान highly uneven है। भारत में धात्विक मेटालिक और गैर धात्विक नॉन मेटालिक खनिजों का वितरण इस प्रकार है। Uses of minerals. The uses of mineral are wide and varied. खनिजों का उपयोग बहुत विविध और व्यापक wide and varied होता है। Iron makes up for about 95% of all metals consumed worldwide. It is used to make steel products like automobile industry, buildings, etc. लोहा दुनिया भर में खपत किए गए सभी धातुओं का लगभग 95% बनाता है। इसका उपयोग स्टील उत्पादों को बनाने में किया जाता है, जैसे ऑटोमोबाइल उद्योग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, निर्माण उद्योग, बिल्डिंग्स आदि। 2. Consumption pattern between developed and developing countries is highly disproportionate. For example, developed countries like United States of America, Western Europe and Japan collectively use up to 70% of all aluminum, whereas developed countries together form just 16% of the world's population. विकसित और विकासशील देशों के बीच खपत पैटर्न अत्यधिक असंतुलित डिस्प्रपोर्शनेट है। उदाहरण के लिए विकसित देश जैसे अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, वेस्टर्न यूरोप और जापान मिलकर कुल एल्यूमिनियम का 70% उपयोग करते हैं, जबकि ये विकसित देश दुनिया की सिर्फ 16% जनसंख्या वर्ल्ड्स पॉपुलेशन का हिस्सा हैं। 3. Minerals like bauxite used for making aluminum in great demand for making engines and bodies of automobiles and aeroplanes. Bauxite is also used in bottle industries and kitchen utensils. Bauxite, जो एल्यूमिनियम बनाने में इस्तेमाल होता है, इसकी भारी मांग है, खासकर इंजन और ऑटोमोबाइल तथा विमान एयरप्लेन्स के शरीर बॉडीज बनाने में। बॉक्साइट का उपयोग बोतल उद्योग, बॉटल इंडस्ट्रीज और रसोई के बर्तनों किचन यूटेंसिल्स में भी किया जाता है। 4. Metals provide man with all his machines as well as needs for his dwelling units.
If the population continues to grow like this, the Earth's resources may not be able to cope up. धातुएं मानव को उसकी मशीन्स और आवास ड्वेलिंग यूनिट्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रदान करती हैं। अगर जनसंख्या इस तरह बढ़ती रही तो पृथ्वी के संसाधन अर्थ्स रिसोर्सेज इन जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे। Conservation. Two main conservation measures related to minerals are खनिजों से संबंधित दो मुख्य संरक्षण उपाय conservation measures हैं। I. Recycling. Almost all metals like iron, gold, silver, etc. can be recycled easily again and again. Many such recycling processes are already in operation. लगभग सभी धातु जैसे लोहा, आयरन, सोना, गोल्ड, चांदी, सिल्वर आदि को आसानी से बार बार पुनः चक्रित रिसाइकल्ड किया जा सकता है। ऐसे कई पुनर्चक्रण प्रक्रियाएं रिसाइकलिंग प्रोसेसेस पहले से ही क्रियान्वित इन ऑपरेशन हैं जो खनिजों और धातुओं के पुनः उपयोग को बढ़ावा देती हैं। 2. Biodegradable synthetic substitutes. Plastics cannot be considered an eco-friendly substitute because it is non-biodegradable. However, biodegradable substitutes have recently been discovered. प्लास्टिक्स को एक पारिस्थितिकी अनुकूल इको-फ्रेंडली विकल्प नहीं माना जा सकता क्योंकि यह अजैविक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। हालांकि हाल ही में जैविक रूप से विकसित होने वाले विकल्पों बायोडिग्रेडेबल सब्स्टिट्यूट्स का विकास डिस्कवर्ड किया गया है जो पर्यावरण एनवायरनमेंट के लिए बेहतर हैं। एनर्जी रिसोर्सेज. एनर्जी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल रिसोर्सेज. इट प्रोवाइड्स अस हीट, lighting and motive power to run transport vehicles, industries, various gadgets and communication aids. Though it has been used since time eternity, today it is considered as the survival of human race. ऊर्जा, एनर्जी सभी संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण है। यह हमें गर्मी, हीट, रोशनी, लाइटिंग और परिवहन, ट्रांसपोर्ट, उद्योग, इंडस्ट्रीज, विभिन्न उपकरणों, गैजेट्स और संचार उपकरणों, कम्युनिकेशन एड्स को चलाने के लिए गतिज शक्ति, मोटिव पावर प्रदान करती है। हालांकि इसका उपयोग समय की अनंतता से हो रहा है, आज यह मानव जाति, ह्यूमन रेस के अस्तित्व, सर्वाइवल के लिए आवश्यक मानी जाती है। Energy is required nowadays in practically every aspect of our lives such as agriculture, industry, transport, communication and for domestic. At present, the world gets 90% of energy needs from fossil fuels. The remaining 10% is contributed by hydroelectricity and nuclear power including renewable energy sources. This is shown pie chart. Thermal power stations also use coal as basic raw material for turning turbo engines to generate electricity. आजकल ऊर्जा का आवश्यकता हर पहलू एस्पेक्ट में महसूस की जाती है, जैसे कृषि, एग्रीकल्चर, उद्योग, इंडस्ट्री, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, संचार, कम्युनिकेशन और घरेलू उपयोग, डोमेस्टिक नीड्स। वर्तमान में दुनिया की ऊर्जा जरूरतों का 90% हिस्सा जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल्स से प्राप्त होता है। शेष 10% योगदान हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी और परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर पावर और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से प्राप्त होता है। यह जानकारी एक पाई चार्ट द्वारा दिखाई जाती है। थर्मल पावर स्टेशन
थर्मल पावर स्टेशंस भी बिजली इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए कोयला कोल को एक बुनियादी कच्चे माल रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग करते हैं। एनर्जी कंजम्पशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। Energy consumption is directly proportional to the standard of living. Higher the standard of living, greater is the energy consumption. Countries such as United States of America, Japan, West Germany, France and UK use between 4,000 to 10,000 units of energy per head as against just 100 to 300 units of energy consumption per in countries like Zaire, Ethiopia, Vietnam, Bangladesh, Myanmar, India, China and Pakistan. India's consumption per head does not exceed 225 units as against 270 units for China and 300 units in Pakistan. ऊर्जा उपभोग, एनर्जी कंजम्पशन और जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बीच सीधा अनुपात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना उच्च जीवन स्तर होगा उतना ही अधिक ऊर्जा का उपभोग होगा। उदाहरण के लिए अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान, पश्चिमी जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, फ्रांस और यूके जैसे देश प्रति व्यक्ति पर हेड 4,000 से 10,000 ऊर्जा यूनिट्स, एनर्जी यूनिट्स का उपयोग करते हैं, जबकि ज़ाइरे, इथियोपिया, वियतनाम, बांग्लादेश, म्यांमार, भारत, इंडिया, चीन, चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों में केवल 100 से 300 ऊर्जा यूनिट्स का उपभोग होता है। भारत का प्रति व्यक्ति उपभोग 225 यूनिट्स से अधिक नहीं है, जबकि चाइना का 270 यूनिट्स और पाकिस्तान का 300 यूनिट्स है। Coal, mineral oil and natural gas are known as fossil fuels. All the three are derived from rocks, so they are also known as mineral fuels. If consumption of all fossil fuels were considered in terms of coal equivalent, the world consumption has increased manifold in the last few years. A major part of increase in consumption is due to a rapid growth in population and another part is due to industrialization and rise in the standard of living during the same period. कोयला, कोल, खनिज तेल, मिनरल ऑयल और प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस को जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। ये तीनों चट्टानों, रॉक्स से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें खनिज ईंधन, मिनरल फ्यूल्स भी कहा जाता है। यदि इन सभी जीवाश्म ईंधनों की खपत, कंजम्पशन को कोयले के समकक्ष, कोल इक्विवेलेंट माना जाए, तो पिछले कुछ वर्षों में दुनिया की खपत, वर्ल्ड कंजम्पशन कई गुना बढ़ गई है। इस वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा जनसंख्या, पॉपुलेशन में तेजी से वृद्धि और दूसरा हिस्सा औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन और जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बढ़ने के कारण है। Conventional sources of energy. The sources of power which are in common use for the conventional firewood, coal, petroleum, natural gas and electricity. पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, conventional sources of energy, वे स्रोत हैं जो सामान्यतः उपयोग में आते हैं, जैसे एक firewood. About half of the total world's population lives in developing countries. Traditional sources like firewood, charcoal, dung, crops residues for domestic fuel. Forests supply about 30% of fuel of the world. Wood is a major source of domestic fuel and firewood is largely used for heating and cooking in our country.
दुनिया की कुल जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा विकासशील देशों डेवलपिंग कंट्रीज में रहता है। ये लोग पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों जैसे लकड़ी, फायरवुड, कोयला, चारकोल, गोबर, डांग और फसल के अवशेष क्रॉप रेसिड्यूज का उपयोग घरेलू ईंधन डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में करते हैं। जंगल फॉरेस्ट्स दुनिया का लगभग 30% ईंधन फ्यूल प्रदान करते हैं। लकड़ी हमारे देश में घरेलू ईंधन डोमेस्टिक फ्यूल का एक प्रमुख स्रोत है और इसे मुख्य रूप से हीटिंग और खाना पकाने कुकिंग के लिए उपयोग किया जाता है। Coal occurs in the sedimentary rock layers of varying thickness. The coal is found in three main grades on the basis of its formation viz. कोयला अवसादी चट्टानों sedimentary rock layers में विभिन्न मोटाई थिकनेस की परतों में पाया जाता है। कोयला इसके निर्माण फॉर्मेशन के आधार पर 3 मुख्य श्रेणियों ग्रेड्स में बांटा जाता है। लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। The first stage of formation is lignite and peat. It is known as brown coal. It is considered to be of low quality with a carbon content of 50% and high moisture content. Bituminous coal is the most common variety having 70% carbon content. Anthracite is formed under great depths due to high temperature. It is high quality coal. यह पहले चरण में बनने वाला कोयला है जिसे भूरे रंग का कोयला ब्राउन कोल भी कहा जाता है। यह कम गुणवत्ता वाला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा 50% होती है और इसमें उच्च आर्द्रता मॉइस्चर कंटेंट होती है। यह सबसे सामान्य प्रकार का कोयला है जिसमें 70% कार्बन कंटेंट होता है। यह बहुत गहरी गहराई में उच्च तापमान हाई टेम्परेचर के कारण बनता है। यह उच्च गुणवत्ता वाला कोयला हाई क्वालिटी कोल होता है। The distribution of the known coal reserves is highly uneven in the world. Major coal deposits are found in Czech Republic, United States, China, India and some CIS countries. In the southern hemisphere, Australia and South Africa have also some small deposits. China is the largest coal producer in the world. कोयले के ज्ञात भंडार known coal reserves का वितरण दुनिया में अत्यधिक असमान highly uneven है। प्रमुख कोयला भंडार मेजर कोल डिपॉजिट्स चेक गणराज्य चेक रिपब्लिक, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, चीन, चाइना, भारत, इंडिया और कुछ सीआईएस देशों सीआईएस कंट्रीज में पाए जाते हैं। दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका में भी कुछ छोटे कोयला भंडार स्मॉल कोल डिपॉजिट्स हैं। चीन, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर देश है। In developed countries of West Europe and the United States of America, more than half of the total consumption of coal is used by thermal power stations. In developing countries, besides thermal power generation, coal is still used by many industries, commercial establishments and households for heating and cooking. पश्चिमी यूरोप, वेस्ट यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे विकसित देशों में कोयले की कुल खपत टोटल कंजम्पशन का आधे से अधिक हिस्सा थर्मल पावर स्टेशंस द्वारा उपयोग किया जाता है। विकासशील देशों डेवलपिंग कंट्रीज में थर्मल पावर उत्पादन
थर्मल पावर जनरेशन के अलावा कोयला अभी भी कई उद्योगों, इंडस्ट्रीज, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स और घरों, हाउसहोल्ड्स में हीटिंग और खाना पकाने, कुकिंग के लिए उपयोग किया जाता है। In India, major coal reserves are found in West Bengal, Jharkhand, Bihar, Odisha, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh and Maharashtra. It is also found in Assam, Meghalaya and Nagaland. Lignite coal is mainly found in Tamil Nadu, Gujarat and some areas in Rajasthan. Coal is the chief source of power generation as well as energy source for many industries. It is still widely used in rural India. भारत में प्रमुख कोयला भंडार, मेजर कोल रिजर्व्स, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा यह असम, मेघालय और नागालैंड में भी पाया जाता है। लिग्नाइट कोल मुख्य रूप से तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। कोल बिजली उत्पादन, पावर जनरेशन का प्रमुख स्रोत है और यह कई उद्योगों, इंडस्ट्रीज के लिए ऊर्जा, एनर्जी का स्रोत भी है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों, रूरल इंडिया में यह अभी भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। 3. पेट्रोलियम. It is also known as mineral oil. The first oil well was drilled in the United States of America in 1859. Petroleum was then used in the form of kerosene oil for lighting. Initially, more than half of the crude oil was discarded as waste. Today, petroleum and its wastes are put to hundreds of uses. पेट्रोलियम, जिसे खनिज तेल, मिनरल ऑयल भी कहा जाता है, पहली बार 1859 में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ड्रिल किया गया था। उस समय पेट्रोलियम का उपयोग मुख्य रूप से केरोसिन ऑयल के रूप में प्रकाश, लाइटिंग के लिए किया जाता था। प्रारंभ में कच्चे तेल, क्रूड ऑयल का आधे से अधिक हिस्सा अपशिष्ट, वेस्ट के रूप में त्याग दिया जाता था। आजकल पेट्रोलियम और इसके अपशिष्ट, वेस्ट्स का उपयोग सैकड़ों तरीकों से किया जाता है। The major mineral oil reserves are found in these 5 countries: Mexico, Russia, Venezuela, Libya, Nigeria and the Gulf region. They together account for 90% of world's known reserves. Other countries having substantial reserves are the United States of America, UK and Norway. This explains certain political maneuvers and economic factors behind oil exports. मुख्य खनिज तेल भंडार, मेजर मिनरल ऑयल रिजर्व्स इन 5 देशों में पाए जाते हैं: मेक्सिको, रूस, रशिया, वेनेजुएला, लीबिया, नाइजीरिया और गुल्फ क्षेत्र, गल्फ रीजन। ये सभी मिलकर दुनिया के ज्ञात तेल भंडार, वर्ल्ड्स नोन रिजर्व्स का 90% हिस्सा रखते हैं। अन्य देशों जिनके पास पर्याप्त भंडार हैं, वे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके और नॉर्वे। यह स्थिति तेल निर्यात, ऑयल एक्सपोर्ट्स के पीछे कुछ राजनीतिक, पॉलिटिकल और आर्थिक, इकोनॉमिक कारणों को समझाती है।
The United States of America, with its high consumption of oil, is the world's major importer of oil. The largest number of oil refineries are located in the United States of America, followed by CIS countries and Western Europe. संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो तेल का उच्चतम उपभोग, हाई कंजम्पशन ऑफ ऑयल, करता है, दुनिया का प्रमुख तेल आयातक, मेजर इंपोर्टर ऑफ ऑयल है। सबसे बड़ी संख्या में तेल रिफाइनरियां, ऑयल रिफाइनरीज, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित हैं। उसके बाद सीआईएस देशों, सीआईएस कंट्रीज और पश्चिमी यूरोप, वेस्टर्न यूरोप का स्थान है। In India, the first oil well was found in Assam. Today, oil fields are located at Bombay High, Maharashtra, Gujarat, Godavari and Krishna Delta. India meets its requirements through imports. भारत में पहला तेल कुआं असम में पाया गया था। आजकल तेल क्षेत्र, ऑयल फील्ड्स, बॉम्बे हाई, महाराष्ट्र, गुजरात, गोदावरी और कृष्णा डेल्टा में स्थित हैं। हालांकि भारत अपनी तेल आवश्यकताओं, ऑयल रिक्वायरमेंट्स को प्रमुख रूप से आयात, इंपोर्ट्स के माध्यम से पूरा करता है। 4. Natural gas may occur independently or in association with petroleum. It originates from hydrocarbons trapped in the pores of sedimentary rocks and then it undergoes processing. The heavier hydrocarbons butane and propane are extracted in liquid form. Dry gas containing methane and ethane is used as fuel. सकती है। यह हाइड्रोकार्बन्स से उत्पन्न होती है, जो अवसादी चट्टानों, सेडिमेंट्री रॉक्स के छिद्रों, पोस में फंसी होती है और फिर इसे प्रोसेस्ड किया जाता है। भारी हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन और प्रोपेन तरल रूप लिक्विड फॉर्म में निकाले जाते हैं। सूखी गैस ड्राई गैस, जिसमें मीथेन और एथाने होते हैं, इसे ईंधन फ्यूल के रूप में उपयोग किया जाता है। Natural gas has many advantages as a fuel as it is considered very clean. It is then compressed in containers which are closely controlled and made available as domestic and transport fuel. प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस के कई फायदे, एडवांटेजेस हैं, क्योंकि इसे एक बहुत साफ, क्लीन ईंधन माना जाता है। इसे फिर कंटेनर्स में संकुचित, कंप्रेस्ड किया जाता है, जो नियंत्रित, क्लोजली कंट्रोल्ड होते हैं और घरेलू, डोमेस्टिक और परिवहन, ट्रांसपोर्ट ईंधन के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। The domestic fuel used in gas stoves for cooking is called LPG or liquefied petroleum gas. Its chief constituent is butane. The compressed natural gas, CNG, is compressed at high temperatures and stored in containers. It is used in commercial transport vehicles like buses, trucks, scooters and even cars. It consists mainly of methane and smaller amounts of ethane and propane. It is now gradually replacing petrol in transport vehicles. गैस चूल्हों, गैस स्टोव्स में खाना पकाने के लिए जो घरेलू ईंधन, डोमेस्टिक फ्यूल, उपयोग किया जाता है, उसे एलपीजी या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। इसका मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी, को उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर्स पर संकुचित,
कंप्रेस्ड किया जाता है और इसे कंटेनर्स में संग्रहित स्टोर्ड किया जाता है। इसे वाणिज्यिक परिवहन वाहनों कमर्शियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जैसे बसेस, ट्रकों, ट्रक्स, स्कूटर्स और यहाँ तक कि कार्स में ईंधन फ्यूल के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन और छोटे मात्रा में एथाने और प्रोपेन होते हैं। यह अब धीरे धीरे परिवहन वाहनों ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में पेट्रोल को बदल रहा है। Around the world, CIS countries have the highest reserves of natural gas, followed by the Middle East countries, Asia, Africa, North America and Australia in that order. दुनिया भर में CIS देशों CIS countries के पास प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस के सबसे बड़े भंडार हाईएस्ट रिजर्व्स हैं। इसके बाद मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट के देश एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया आते हैं क्रमशः। In recent years, India has made significant progress in the production and utilization of natural gas. Some private firms have also been involved in exploration and processing of natural gas. Besides fuel, it is also used in the production of fertilizers and certain drugs. हाल के वर्षों में इंडिया ने प्राकृतिक गैस के उत्पादन, प्रोडक्शन और उपयोग यूटिलाइजेशन में महत्वपूर्ण प्रगति सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है। कुछ निजी कंपनियां प्राइवेट फर्म्स भी प्राकृतिक गैस की अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन और प्रसंस्करण प्रोसेसिंग में शामिल इन्वॉल्व्ड हैं। ईंधन फ्यूल के अलावा प्राकृतिक गैस का उपयोग उर्वरक, फर्टिलाइजर्स और कुछ दवाओं ड्रग्स के उत्पादन प्रोडक्शन में भी किया जाता है। पावर रिसोर्सेज पावर इज रेट ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी। Most of the world's electricity is produced in power stations from the chemical energy of fossil fuels, coal, oil and natural gas. They heat water into steam which drives turbine linked to an electric generator. Electricity generated by power stations using fossil fuels is known as thermal electricity. In a nuclear power station, the heat comes from the fusion of nucleus in a nuclear reactor. Hydroelectricity is electricity generated by the force of falling or running water. Thus, the three main sources of electric power are thermal, hydro and nuclear. ऊर्जा पावर वह दर है जिस पर ऊर्जा का उत्पादन प्रोड्यूसिंग या उपभोग कंज्यूमिंग किया जाता है। दुनिया की अधिकांश बिजली इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशंस में जीवाश्म ईंधनों कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस की रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी से उत्पन्न होती है। ये ईंधन पानी वाटर को भाप स्टीम में बदलते हैं जो एक टरबाइन को घुमाता है जो एक विद्युत जनरेटर इलेक्ट्रिक जनरेटर से जुड़ा होता है। पावर स्टेशनों द्वारा उत्पन्न की गई बिजली जो जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करती है उसे थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। एक परमाणु पावर स्टेशन न्यूक्लियर पावर स्टेशन में गर्मी हीट परमाणु रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर में नाभिकीय संलयन फ्यूजन से उत्पन्न होती है। हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी वह बिजली है जो गिरते या बहते हुए पानी फॉलिंग और रनिंग वाटर की शक्ति से उत्पन्न होती है। इस प्रकार
बिजली उत्पन्न करने के 3 मुख्य स्रोत हैं: थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर। थर्मल, हाइड्रो एंड न्यूक्लियर। एक, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। Thermal electric power stations can be coal-based, petroleum-based or gas-based. Thermal electricity has the largest share of world production and consumption. Thermal electric power station कोयला आधारित, coal-based, petroleum आधारित, petroleum-based या गैस आधारित, gas-based हो सकते हैं। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी का दुनिया में उत्पादन और खपत, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन का सबसे बड़ा हिस्सा, लार्जेस्ट शेयर है। डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, CIS countries and West Europe are the highest producers and consumers of thermal electric power. United States of America, Canada, CIS countries and Brazil also have high rates of production of hydro and nuclear power. विकसित देशों, developed countries, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, United States of America, CIS देशों, CIS countries और पश्चिमी यूरोप, वेस्ट यूरोप में थर्मल इलेक्ट्रिक पावर का सबसे अधिक उत्पादन और उपभोग होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, कनाडा, CIS देशों, CIS कंट्रीज और ब्राजील में हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर का भी उच्च उत्पादन, हाई रेट्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। 2. Hydroelectricity. The hydroelectric power stations involve high cost and take very long time for construction as they need capital investment. Heavy investment is also required for construction of dams and raising the level of water besides the land for sprawling power stations. It is the chief source of power in Zaire, Congo, Zambia, Ghana, Uganda, Burundi, Uruguay, Rwanda, Malawi, Cameroon and Tanzania in Africa. All of these countries are located in the Central Plateau region where rivers are famous for their rapids and falls. These rivers provide ideal sites for location of hydroelectric power generation units. Hydroelectric power station. Hydroelectric power stations बनाने में उच्च लागत, हाई कॉस्ट आती है और इसका निर्माण, कंस्ट्रक्शन बहुत लंबा समय लेता है क्योंकि इसके लिए पूंजी निवेश, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। बांधों, डैम्स के निर्माण और पानी, वाटर के स्तर को बढ़ाने के अलावा पावर स्टेशनों के लिए भूमि, लैंड भी चाहिए होती है, जिससे भारी निवेश, हेवी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। यह ज़ैरे, कांगो, जाम्बिया, घाना, उगांडा, युगांडा, बुरुंडी, उरुग्वे, रवांडा, मलावी, कैमरून और तांजानिया जैसे देशों में प्रमुख ऊर्जा स्रोत, चीफ सोर्स ऑफ पावर है, जो अफ्रीका में स्थित हैं। इन देशों में स्थित नदियां, रिवर्स अपने तेज बहाव और झरनों, रैपिड्स एंड फॉल्स के लिए प्रसिद्ध हैं, जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन यूनिट्स स्थापित करने के लिए आदर्श स्थल, आइडियल साइट्स प्रदान करती हैं। The same is true about Paraguay and Norway in Europe, Brazil in South America and Nepal in Asia. In India, a large number of multipurpose river valley projects have been developed to produce electricity. Some of them are Bhakra Nangal, Hirakud, Damodar Valley Corporation, Narmada Valley, Nagarjun Sagar and Koyna are such examples. यह स्थिति पैराग्वे और नॉर्वे जैसे यूरोपीय देशों, यूरोपियन कंट्रीज, ब्राजील जैसे दक्षिण अमेरिकी देशों,
साउथ अमेरिका और नेपाल जैसे एशियाई देशों एशिया में भी सही है। भारत इंडिया में कई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स विकसित की गई हैं ताकि बिजली इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन प्रोडक्शन किया जा सके। इनमें भाखड़ा नांगल, भखरा नंगल, हीराकुड, दामोदर घाटी निगम, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, नर्मदा घाटी, नर्मदा वैली, नागार्जुन सागर और कोयना जैसे उदाहरण शामिल हैं। 3. न्यूक्लियर पावर। Lithuania and France are heavily dependent on nuclear power. No sudden nuclear reactor failures have been reported in these two countries. लिथुआनिया और फ्रांस परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर पावर पर भारी निर्भर हेविली डिपेंडेंट है। इन दोनों देशों में अब तक कोई भी अचानक परमाणु रिएक्टर विफलता न्यूक्लियर रिएक्टर फेलियर्स की रिपोर्ट नहीं हुई है। In India, the power generation is of mixed, utilizing almost all the available sources. Presently, the percentage contribution of 4 major sources is given in the table. भारत में बिजली उत्पादन पावर जनरेशन विभिन्न स्रोतों सोर्सेज से मिक्स्ड रूप से किया जाता है। वर्तमान में 4 प्रमुख स्रोतों मेजर सोर्सेज की प्रतिशत योगदान परसेंटेज कंट्रीब्यूशन निम्नलिखित तालिका टेबल में दी गई है। न्यूक्लियर पावर कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 2.7% ऑफ द टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ द कंट्री। With the lifting of ban by NSG, Nuclear Suppliers Group, the contribution of nuclear power is likely to rise from the 2.7% in 2007 to about 25% in near future. परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर पावर भारत में कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी का लगभग 2.7% योगदान contributes about 2.7% करती है। NSG न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप द्वारा प्रतिबंध हटाने के बाद लिफ्टिंग ऑफ द बैन बाय NSG परमाणु ऊर्जा का योगदान कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर पावर 2.7% से बढ़कर भविष्य में लगभग 25% हो सकता है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। The non-conventional sources of energy are gaining importance due to increase in the demand for energy and fast depletion of conventional energy sources. This energy is abundant, renewable, pollution-free and eco-friendly. It can more easily be supplied to rural, urban and remote areas. Thus, it is called the energy of the future. Some important non-conventional sources of energy are गैरपारंपरिक ऊर्जा स्रोत non-conventional sources of energy ऊर्जा की बढ़ती मांग increased demand for energy और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों conventional energy sources के तेजी से समाप्त होने fast depletion के कारण महत्वपूर्ण important होते जा रहे हैं। यह ऊर्जा स्रोत प्रचुर अबंडेंट नवीकरणीय रिन्यूएबल प्रदूषण मुक्त पोल्यूशन फ्री और पर्यावरण हितैषी इको फ्रेंडली होते हैं। इनका आपूर्ति ग्रामीण रूरल शहरी अर्बन और दूर दराज रिमोट क्षेत्रों में आसानी से की जा सकती है। इसलिए इन्हें भविष्य की ऊर्जा एनर्जी ऑफ द फ्यूचर कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत इम्पॉर्टेंट नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। हाइड्रोजन। For many years,
efforts have been on to use hydrogen as an alternative sources of power as it has great advantages. It can be tapped in abundance. However, some problems have not yet been overcome. Recently, India has however made some important breakthrough in developing fuel cells. They produce electricity through reaction between hydrogen and oxygen gases. Otherwise, hydrogen promises to be the energy of the future. कई वर्षों से हाइड्रोजन को एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पावर के रूप में उपयोग करने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि इसके कई फायदे ग्रेट एडवांटेजेस हैं। इसे प्रचुर मात्रा अबंडेंस में प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि कुछ समस्याएं अभी तक हल नहीं हो पाई हैं। हाल ही में भारत, इंडिया ने ईंधन कोशिकाओं फ्यूल सेल्स के विकास में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां ब्रेक थ्रूज प्राप्त की हैं। ये ईंधन कोशिकाएं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के बीच प्रतिक्रिया रिएक्शन के माध्यम से बिजली इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करती हैं। अन्यथा हाइड्रोजन भविष्य की ऊर्जा एनर्जी ऑफ द फ्यूचर के रूप में एक वादा प्रॉमिसेस करता है। टाइडल एनर्जी, द राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर इन द कोस्टल एरियाज आर कॉल्ड टाइड्स। The energy from high and low tides is used to turn the turbines and generate electricity, but the technology is not fully developed. However, their energy potential is enormous. समुद्र के पानी का ऊंचा और नीचा होना, जिसे ज्वार टाइड्स कहा जाता है, तटीय क्षेत्रों कोस्टल एरियाज में होता है। उच्च और निम्न ज्वारों से प्राप्त ऊर्जा एनर्जी फ्रॉम हाई एंड लो टाइड्स का उपयोग टर्बाइन्स को घुमाने और बिजली जनरेट इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का अभी पूरी तरह से विकास फुली डेवलप्ड नहीं हुआ है। हालांकि इनकी ऊर्जा क्षमता एनर्जी पोटेंशियल विशाल enormous है। B. Ocean energy. The oceans have temperature gradients producing waves and currents which can also be used for electricity generation. In case of temperature gradient, differences in temperature of warm surface water and cold deep level water in oceans is used to vaporize liquids like ammonia. The gas is then fed into turbines to generate electricity. महासागर ओशियंस में तापमान के अंतर टेम्परेचर ग्रेडियंट्स होते हैं, जो लहरों वेव्स और धाराओं करंट्स का निर्माण करते हैं, जिनका उपयोग बिजली उत्पादन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए किया जा सकता है। तापमान के अंतर टेम्परेचर ग्रेडियंट की स्थिति में महासागर के गर्म सतही पानी वार्म सरफेस वाटर और ठंडे गहरे पानी कोल्ड डीप लेवल वाटर के बीच तापमान में अंतर का उपयोग यूज टू वेपराइज द्रवों लिक्विड्स को गैस में बदलने वेपराइज के लिए किया जाता है, जैसे कि अमोनिया। इसके बाद इस गैस को टर्बाइन्स में डाला जाता है, जिससे बिजली इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। C. Wind energy. India has made a substantial progress in making use of winds to generate electricity. Windmills have been used for centuries. At the global level, wind generating capacity has risen from 10 megawatts in 1980 to 4000 megawatts in 2007. The gross wind power potential is estimated 45,000 megawatt. The potential that can be tapped at present is limited to about 13,000 megawatt.
A capacity of 2,483 megawatt has so far been added through wind, which places India in the fifth position globally after Germany, United States of America, Denmark and Spain. In India, coastal region of Karnataka, Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep have great potential for trapping wind energy. भारत ने पवन ऊर्जा का उपयोग यूज ऑफ वाइंड्स करके बिजली उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण प्रगति सब्सटैंशियल प्रोग्रेस की है। पवन चक्कियां विंड मिल्स सदियों से उपयोग में लाई जा रही हैं। वैश्विक स्तर ग्लोबल लेवल पर पवन ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता वाइंड जनरेटिंग कैपेसिटी 1980 में 10 मेगावाट्स से बढ़कर 2007 में 4000 मेगावाट्स हो गई है। कुल पवन ऊर्जा की क्षमता ग्रोस वाइंड पावर पोटेंशियल लगभग 45,000 मेगावाट अनुमानित एस्टिमेटेड की गई है, जबकि वर्तमान में उपलब्ध क्षमता पोटेंशियल दैट कैन बी टैप्ड लगभग 13,000 मेगावाट तक सीमित लिमिटेड है। अब तक पवन से 2,483 मेगावाट क्षमता जोड़ी गई है, जिससे भारत को जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, डेनमार्क और स्पेन के बाद दुनिया में 5वां स्थान 5th पोजीशन ग्लोबली प्राप्त हुआ है। भारत में कर्नाटका, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप के तटीय क्षेत्र कोस्टल रीजन्स पवन ऊर्जा वाइंड एनर्जी को पकड़ने ट्रैपिंग के लिए बड़ी क्षमता ग्रेट पोटेंशियल रखते हैं। एग्रीफ्यूल्स द बायोफ्यूल्स लाइक एथनॉल, diesel and biogas are also called as agrifuels. Ethanol is now prepared from some agricultural crops like maize, soyabeans and other crops. Biodiesel is obtained from crops having substantial oil content like rapeseed and similar crops around the world. Biogas is obtained from biomass, particularly agricultural wastes like sugarcane and sugar beet. बायोफ्यूल्स जैसे एथेनॉल, बायोडीजल और बायोगैस को एग्रीफ्यूल्स भी कहा जाता है। एथेनॉल अब कुछ कृषि फसलों एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जैसे मक्का, मैज, सोयाबीन्स और अन्य फसलों से तैयार किया जाता है। बायोडीजल उन फसलों से प्राप्त होता है जिनमें पर्याप्त मात्रा में तेल ऑयल कंटेंट होता है, जैसे रेपसीड और समान प्रकार की फसलें सिमिलर क्रॉप्स जो दुनिया भर में उगाई जाती हैं। बायोगैस बायोमास से प्राप्त होती है, विशेष रूप से कृषि अपशिष्टों एग्रीकल्चरल वेस्ट्स से, जैसे गन्ना, शुगरकेन और चीनी चुकंदर sugar beet. 4 leading producers of biogas are Brazil and Argentina in South America and India and China in Asia. The United States gives financial initiatives for cultivation of these crops and obtain fuels on commercial lines. Recently surveys has shown that cultivation of these crops on large scale enormous damage to our environment. बायोगैस के प्रमुख उत्पादक लीडिंग प्रोड्यूसर्स देशों में ब्राजील और अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका में और भारत, इंडिया और चीन, चाइना, एशिया में शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स इन फसलों की खेती के लिए वित्तीय पहल
फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स प्रदान करता है ताकि इन फसलों से ईंधन, फ्यूल्स, व्यावसायिक रूप से कमर्शियल लाइंस प्राप्त किया जा सके। हाल ही में किए गए शोध, रिसर्च और सर्वेक्षणों सर्वेज ने दिखाया है कि इन फसलों की बड़े पैमाने पर खेती, लार्ज स्केल कल्टीवेशन, पर्यावरण, एनवायरनमेंट को भारी नुकसान, एनॉर्मस डैमेज पहुंचाती है। 2. Solar energy. Mirrors are used to focus sun's energy onto boilers. Steam is used to generate by spinning the turbine. Photovoltaic cells convert sunlight directly into electricity. सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी के लिए दर्पणों, मिरर्स का उपयोग सूर्य की ऊर्जा, सन्स एनर्जी को बॉयलरों, बॉयलर्स पर केंद्रित, फोकस करने के लिए किया जाता है, जिससे भाप, स्टीम उत्पन्न होती है, जो टरबाइन को घुमाकर बिजली, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करती है। फोटोवोल्टेइक कोशिकाएं, फोटोवोल्टेइक सेल्स सूर्य की रोशनी, सनलाइट को सीधे बिजली, इलेक्ट्रिसिटी में बदलने, कन्वर्ट के लिए उपयोग की जाती है। India is one of the 6 countries of the world which has been developed its own indigenous technology in solar power generation. Its capacity of generation represents 7% of the world production. Solar energy is presently used for water heating, cooking room heating and in commercial applications such as irrigation pumps, street lighting and traffic crossing. भारत, इंडिया उन 6 देशों 6 कंट्रीज में से एक है जिसने अपनी स्वदेशी तकनीक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी विकसित की है सौर ऊर्जा उत्पादन सोलर पावर जनरेशन में। इसकी उत्पादन क्षमता जनरेशन कैपेसिटी दुनिया की कुल उत्पादन वर्ल्ड प्रोडक्शन का 7% है। वर्तमान में सौर ऊर्जा का उपयोग यूज्ड फॉर पानी गर्म करने, वाटर हीटिंग, खाना पकाने, कुकिंग, कमरे को गर्म करने, रूम हीटिंग और व्यावसायिक अनुप्रयोगों कमर्शियल एप्लीकेशंस जैसे सिंचाई पंप, इरिगेशन पंप्स, सड़क प्रकाश, स्ट्रीट लाइटिंग और यातायात क्रॉसिंग, ट्रैफिक क्रॉसिंग में किया जाता है। 3. Geothermal. It is the energy that comes from heat produced within the interior of the earth. There is a vast reservoir of heat energy in the interior of the earth. The earth's temperature rises by 8 degrees Celsius for every 32 meters descent. Various technologies have been developed to use this potential source of energy. भूगर्भीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी वह ऊर्जा, एनर्जी है जो पृथ्वी, अर्थ के भीतर उत्पन्न, प्रोड्यूस्ड, गर्मी, हीट से प्राप्त होती है। पृथ्वी के भीतर विशाल गर्मी ऊर्जा, वास्ट रेजर्वॉयर ऑफ हीट एनर्जी का भंडार, रेजर्वॉयर है। पृथ्वी का तापमान, अर्थ्स टेम्परेचर, हर 32 मीटर की गहराई, 32 मीटर्स डेसेंट पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। इस संभावित ऊर्जा स्रोत, पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी का उपयोग करने के लिए विभिन्न तकनीकों, टेक्नोलॉजीज का विकास, डेवलप्ड किया गया है। El Salvador, for example, produces 39% of its electricity needs from this source. India has identified 340 hot springs and set up 300 kW capacity geothermal power plant at Tatapani in Chhattisgarh. El Salvador उदाहरण के लिए अपनी 39% बिजली, इलेक्ट्रिसिटी जरूरतों को इस स्रोत, दिस सोर्स से पूरा करता है। भारत, इंडिया ने 340 गर्म झरनों, हॉट स्प्रिंग्स की पहचान आइडेंटिफाइड की है और छत्तीसगढ़
के ताता पानी में 300 केडब्ल्यू क्षमता कैपेसिटी वाला भूगर्भीय पावर प्लांट जियोथर्मल पावर प्लांट स्थापित सेटअप किया है। 4. Biogas. The gaseous fuel called biogas can be obtained from the organic waste, which includes dead plants, animated dung and kitchen waste. Biogas is mixture of methane and carbon dioxide gases. These gases are released due to decomposition of organic waste. This can also produce organic manure. The gases can be used for cooking, heating and lighting. India is the leader in the development of this technology. बायोगैस एक गैसीय ईंधन गैशियस फ्यूल है जिसे जैविक कचरे ऑर्गेनिक वेस्ट से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें मृत पौधे डेड प्लांट्स, गोबर, एनिमेटेड डंग और रसोई का कचरा किचन वेस्ट शामिल होते हैं। बायोगैस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का मिक्सचर होती है। ये गैसें जैविक कचरे के अपघटन डीकम्पोजिशन के कारण मुक्त रिलीज्ड होती हैं। इससे जैविक खाद ऑर्गेनिक मैन्योर भी उत्पन्न हो सकती है। ये गैसेस खाना पकाने, कुकिंग, गर्मी, हीटिंग और रोशनी लाइटिंग के लिए उपयोग की जा सकती हैं। इंडिया इस तकनीक के विकास डेवलपमेंट में प्रमुख लीडर है। Conservation of energy is essential, although harnessing it is both difficult and expensive. Each of us can make a contribution in the following ways. ऊर्जा का संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आवश्यक है, हालांकि इसे प्राप्त करना हार्नेसिंग दोनों कठिन डिफिकल्ट और महंगा एक्सपेंसिव है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति निम्नलिखित तरीकों से योगदान कंट्रीब्यूशन कर सकता है। अवॉइड वेस्टेज, अवॉइड द वॉर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। Switch off the lights and other power sources before you leave your home or office. Similar wastes can be avoided while driving automobiles. जब ऊर्जा की आवश्यकता नहीं हो तो बिजली की बर्बादी वेस्टेज से बचें। घर या ऑफिस छोड़ने से पहले लाइट्स और अन्य पावर सोर्सेज को बंद कर दें। इसी तरह की बर्बादी को वाहन ऑटोमोबाइल्स चलाते समय भी रोका जा सकता है। यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, मेक यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज टू रन योर डोमेस्टिक appliances like water heaters, cookers and other appliances. Contact private or government sources for supply of renewable energy. Say no to polluting vehicles. अपने घरेलू उपकरणों डोमेस्टिक एप्लायंसेस जैसे पानी गर्म करने वाले हीटर, वाटर हीटर्स, कुकर्स और अन्य उपकरणों एप्लायंसेस को चलाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का उपयोग यूज करें। नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति के लिए निजी, प्राइवेट या सरकारी गवर्नमेंट स्रोतों से संपर्क करें। Don't use public transport system not conforming to pollution standards. Get your own vehicle checked regularly and get a pollution control (PUC) certificate. ऐसे सार्वजनिक परिवहन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का उपयोग न करें जो प्रदूषण मानकों पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स के अनुरूप न हो। अपने वाहन व्हीकल को नियमित रूप से चेक्ड कराएं और प्रदूषण नियंत्रण पोल्यूशन कंट्रोल प्रमाण पत्र (PUC) सर्टिफिकेट प्राप्त करें।
The world is going through a kind of crisis because of exhaustion of most of the minerals including fossil fuels. No viable substitutes have been developed for future generation. दुनिया वर्तमान में खनिजों, मिनरल्स, विशेष रूप से जीवाश्म ईंधनों, फॉसिल फ्यूल्स के समाप्त होने, एग्जॉशन के कारण एक तरह के संकट, क्राइसिस का सामना कर रही है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए कोई व्यावसायिक वाइबल विकल्प सब्स्टिट्यूट्स अभी तक विकसित डेवलप्ड नहीं किया गया है।